नमस्कार फ्रेंड, आप सभी लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद जितेंद्र पाल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो क्लास है ये आपकी साइंस की है और साइंस में कल हमने आपको पढ़ाया था बायो में। कुछ कल जो हमने पढ़ाया था उसको रिवाइज कराते हुए कल हमने केवल आपको बताया था कि साइंस क्या होती है और साइंस के कितने पार्ट होते हैं और उन पार्ट के जनक कौन कौन से हैं। ठीक है, ये हमने कल आपको बताया था कि एक पार्ट होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री और तीसरा होता है आपका बायो। हमने ये आपको ये भी बताया था कि न्यूटन इसको भौतिक विज्ञान का पिता कहते हैं और यहाँ पे तुम्हारा बताया था लेवासियर या लेवियसियर इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड अरस्तु इज़ द फादर्स ऑफ बायोलॉजी। एंड बायोलॉजी की देयर आर टू ब्रांचेस, देयर आर सो मैनी ब्रांचेस बट वी स्टडीज ओनली टू ब्रांचेस, दैट इज जूलॉजी एंड बॉटनी। तो बॉटनी और जूलॉजी मीन्स हमने बताया था लोगोस, और लोगोस मीन्स होता है टू स्टडी, अध्ययन करना, और जू मीन्स होता है जंतुओं के बारे में अध्ययन करना। तो इसके पिता कौन है और बॉटनी इसके भी पिता, दोनों के हमने अलग अलग बताए थे। और जो आपका जूलॉजी के फादर हैं, हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और बॉटनी के फादर कौन से, ये दोनों क्वेश्चन आज आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी लोग। ठीक है, इसके आगे हमने पढ़ाया था सेल क्या होती है और सेल थ्योरी क्या होती है। ये दोनों पढ़ाए थे कि सेल क्या है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं और सेल को हम कितने भागों में बांटते हैं। सेल के पार्ट्स भी बताए थे कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेल, और आपको बताया था कोशिका सिद्धांत क्या होगा। तो यहाँ तक हमने थोड़ा बताया था। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि कोशिका भित्ति क्या होती है, व्हाट इज द सेल वॉल, इन डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में अंतर क्या होता है। ये भी बताया था कि कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाई जाती है जबकि कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति हमने यहाँ पे बताया था कि कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और कौन से कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और इसमें सेलुलोज शर्करा होती है। कोशिका झिल्ली भी हमने आपको बताई थी कि प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, और फास्फोलिपिड प्रोटीन की ये बनी हुई होती है। इसके आगे थोड़ा और मैं डिटेल में आपको बताया था कि इसके बाद हमने बताया था जीव द्रव्य बताने वाले थे। ठीक है, ये भी बताया था कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका आपकी है शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया जाए और ये कह दिया जाए कि मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है, तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु की। अगर सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए कि मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका किसकी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी तंत्रिका तंत्र की। अगर सबसे छोटी कोशिका मनुष्य के अंतर्गत कही जाए तो मनुष्य के अंतर्गत सबसे छोटी कोशिका होगी आपकी शुक्राणु की, स्पर्म की। इसके बाद और इसके आगे थोड़ा और बताएंगे। फिर हमने आपको बताया था जीव द्रव्य क्या होता है, और जीव द्रव्य को डॉक्टर प्रोफेसर हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार क्यों बताया था, इसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो कल यहाँ तक हमने डिस्कस किया था और इसके आगे का डिस्कस आज करेंगे। ठीक है, तो जीव द्रव्य क्या होगा आज पढ़ेंगे, जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य क्या होता है। तो जीव द्रव्य जो होता है आपका जीव द्रव्य के बारे में बताने से पहले थोड़ा आपको बताएं कि इधर उधर की साउंड आ रही है, आज कृपया उसको मैनेज ज़रूर करें कि गांव है और गांव में ऐसी साउंड तो आएगी, तो उसको प्लीज़ ज़रूर मैनेज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो अब कोशिका भित्ति के बारे में कहेंगे कि कोशिका भित्ति क्या होगी। मान लो ये आपकी कोशिका है और ये कोशिका की दीवार है, और इस कोशिका भित्ति के अंतर्गत जो तरल पारदर्शी या पदार्थ भरा होता है, क्या भराता है होता है, तरल पारदर्शी और गाढ़ा पदार्थ भरा होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, और जीव द्रव्य क्या होता है, जीवन का लिख दें आपको, प्रोफेसर हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया। क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट आएगा, भौतिक आधार बताया। ठीक है, कि किसने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा, तो प्रोफेसर हक्सले ने। और पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की क्या की, खोज की। ठीक है, तो पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज की या जीव द्रव्य का वैज्ञानिक नाम दिया। ठीक है, तो ये ज़्यादा जीव द्रव्य के
और जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य बता दिया कि जीव द्रव्य कोशिका के अंतर्गत पाया जाने वाला तरल पदार्थ होता है। ठीक है, इसके अलावा आगे हम करेंगे, जीव द्रव्य के अंतर्गत होता है आपका कोशिका द्रव्य। क्या होगा? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में क्या होगा? द्रव्य से आपको पता चल जाएगा कि द्रव्य मीन्स होता है तरल पदार्थ, कोशिका द्रव्य हो गया। इसके अंतर्गत जीव प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के अंतर्गत आपका एक आता है नंबर 1 कोशिका द्रव्य और नंबर 2 आता है आपका न्यूक्लियस यानी केंद्रक। क्या आएगा आपका? केंद्रक। तो जीव द्रव्य के अंतर्गत क्या क्या होगा? कोशिका द्रव्य होगा और केंद्रक हो गया। कोशिका द्रव्य मतलब कोशिका में जो भी तरल पदार्थ होगा वो सब क्या कहलाएगा? आपका कोशिका द्रव्य। यानी कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वाले तरल पदार्थ को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें अन्न सभी तैरते रहते हैं। अन्न सभी तैरते रहते हैं मतलब अन्न पदार्थ। जैसे आपका क्या क्या इसके अंतर्गत कोशिका द्रव्य के अंतर्गत तैरता रहता है, जैसे आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में बाद में बताएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे आपका हो गया तारककाय, माइटोकॉन्ड्रिया, तारककाय। इसके बाद हम लिखेंगे केंद्रक, तो लिख लिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तारककाय। और अन्य जो होते हैं पदार्थ इसमें क्या स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। जैसे आप और लिख सकते हैं जीव द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका तारककाय हो गया, और इसके बाद चलो देखते हैं। हाँ, इसके बाद हो सकता है आपका हाँ राइबोसोम होता है, राइबोसोम। और नंबर 4 लाइसोसोम, रसधानी होता है, रसधानी डॉट डॉट अन्य पदार्थ है। ये सब के सब इस कोश केंद्रक के, ये केंद्रक मान लो हो गया केंद्रक, और ये जो पदार्थ भरा है यहीं पर ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यहीं पे गुड़ RNA DNA ये सब यहीं पे आराम से क्या होते हैं? इसी द्रव्य में तैरते रहते हैं। तो इसको हम क्या देखेंगे? इसको हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसको देखा जा सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और मैक्स सुल्ज ने जीव द्रव्य को क्या कहा? जीव द्रव्य का सिद्धांत दिया। अगर हम बात करें कि मैक्स सुल्ज ने जीव द्रव्य का सिद्धांत का प्रतिपादन, जीव द्रव्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैक्स सुल्ज ने जीव द्रव्य के प्रतिपादन किया। अगर हम बात करें कि इस जीव द्रव्य को कैसे देखा जा सकता है, इस द्रव्य को कैसे देखा जाएगा, तो इसको हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन किसके सहायता से? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देखा जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि हु हैज़ डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो नाल एंड रसिका। क्या होगा मित्रों? नाल एंड रसिका ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। अब दूसरा पार्ट है आपका केंद्रक। तो ये आप सब समझ गए होंगे और आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, चलो देखते हैं, आप आगे बताते हैं आपको। केंद्रक किसकी बात करेंगे? केंद्रक की बात करेंगे। चलो देखते हैं केंद्रक। केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस इसे कहते। ठीक है, केंद्रक क्या होता है? तो सबसे पहले तुमसे यही पूछा जाएगा कि केंद्रक की खोज किसने की? तो 1857 ईस्वी में केंद्रक की खोज, 1857 ईस्वी में केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने 1857 में केंद्रक की खोज की। अच्छा, ये केंद्रक कैसा होता है? आपका गोलाकार भी होता है, कुछ केंद्रक गोलाकार भी होते हैं और अंडाकार भी होते हैं। इनका आकार कैसा होता है? होते हैं गोलाकार भी होते हैं और कुछ केंद्रक अंडाकार भी होते हैं, तथा ये लगभग इनका जो व्यास होता है, इनका डायामीटर होता है व्यास, वो लगभग 5 म्यू टू 2 म्यू तक होता है। ठीक है, अगर हम इसको बात करें केंद्रक के बारे में और बात करें तो ये
सभी प्राणियों एवं पौधों में, सभी प्राणियों एवं पौधों की प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक उपस्थित होता है, एक केंद्रक उपस्थित होता है, एक केंद्रक उपस्थित होता है। जबकि मतलब एक से ज़्यादा भी होंगे, तो जबकि अमीबा तथा पैरामीशियम में, अमीबा तथा पैरामीशियम में, और ये तुम्हें पता होगा पैरामीशियम, अमीबा तथा पैरामीशियम, और ये पता होगा कैसे होंगे अमीबा, ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय होते हैं। अमीबा तथा पैरामीशियम में एक से ज़्यादा केंद्रक होते हैं, एक से ज़्यादा केंद्रक होते हैं, ठीक है। और हम बात करेंगे कि आरबीसी में केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक का अभाव होता है, यानी आरबीसी क्या होगा, रेड ब्लड कैप्सूल्स, और रेड ब्लड कैप्सूल्स होते हैं, लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जबकि ऊट स्तनधारी को, ये हम लिखेंगे, ये बात करेंगे प्रत्येक स्तनधारी के, यानी प्रत्येक स्तनधारी के रेड ब्लड सेल में, लाल रक्त कणिकाओं में क्या होगा आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है। जबकि ऊट एवं लामा की बात करें, ऊट एवं लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो आप लोगों को केंद्रक के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि हु हैज़ डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, केंद्रक की खोज किसने की, तो केंद्रक की खोज किसने की, आपकी रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, और कब की, 1857 ईस्वी में। ये गोलाकार अंडाकार होते हैं, और प्रत्येक कोशिका के में एक ही केंद्रक पाया जाता है। जबकि अमीबा तथा पैरामीशियम की कोशिकाओं में, ये तो एक कोशिकी होते हैं, इनमें एक से ज़्यादा केंद्रक भी पाए जाते हैं। अब कहें प्रत्येक स्तनधारी के आरबीसी में, प्रत्येक स्तनधारी के आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें, गलत लिख दिया, हाँ अभाव होता, सही लिखा हमने, नहीं पाया जाता है। जबकि ऊट तथा लामा, ये भी आपके स्तनधारी हैं, तो इनके आरबीसी में केंद्रक में तुम्हारा क्या होता है कि एक केंद्रक पाया जाता है। तो यहाँ तक आप केंद्रक के बारे में पढ़ लिए होंगे। इसके आगे और देखते हैं हम केंद्रक के बारे में। आप देखें, इसके आगे पढ़ते हैं केंद्रक के बारे में। देखो, इसके बाद हम पढ़ेंगे, मान लो एक इस तरह आपका एक संरचना की बना रही है, ठीक है, ये लो, ये हमने मान लिया आपका सेंटर है, ये कोशिका है, ठीक है, और ये कोशिका का बाहरी पार्ट हो गया, और ये आपका हमने मान लिया ये आपका हो जाएगा केंद्रक। तो चित्र को हम बनाते हैं, फिर इसके बाद हम डिस्क्राइब करते हैं आपको थोड़ा थोड़ा। तो ये आपका फिगर बना है केंद्रक का। अब आप देखेंगे कि केंद्रक, ये आपका केंद्रक का बाहरी पार्ट है, मतलब सेल का ये चित्र बना है, ये आपका सेल का चित्र बना है, सॉरी गलती बता दिया हमने, गलत। तो ये बाहरी पार्ट हो गया, क्या हो गया आपका, ये दिस इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द सेल, ये बाहरी पार्ट हो गया, इसे हम कहेंगे कोशिका झिल्ली, ठीक है। किसी मनुष्य की बनाई, आप समझ जाओगे इस चित्र से, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति है नहीं, तो ये किसी प्राणी की है, तो ये कोशिका झिल्ली हो गई, यानी बाहरी पार्ट हो गया। और ये धागे नुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन धागा, ठीक है, क्रोमेटिन धागे कहते हैं। और ये जो तरल पदार्थ भरा होता है, ये होता है आपका केंद्रक द्रव्य। अभी बताया केंद्रक द्रव्य कैसा होता है, कोशिका के अंतर्गत, कोशिका के, या फिर सीधे सीधे आप करो, केंद्रक द्रव्य जीव द्रव्य के अंतर्गत आता है। तो कोशिका के अंतर्गत पाया जाने वाला तरल पदार्थ केंद्रक द्रव्य होगा, जिसमें केंद्र का, तारक का, राइबोसोम, लाइसोसोम, और तुम्हारा आ जाएगा कि क्रोमेटिन धागे, ये सब इसमें क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। तो वो हम बताएंगे आपको, ये केंद्रक द्रव्य हो गया, ये क्या हो गया आपका केंद्र का। अब आप पढ़ते हैं कि केंद्रक के बारे में हमने आपको बताया, थोड़ा ये कहेंगे कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक मतलब क्या हो गया, सेंटर। तो सेंटर मतलब हो गया ये कोशिका का, क्या होगा, इसे कोशिका का, इसके बारे में इसे कोशिका का डायरेक्टर कहते हैं,
यानी कोशिका का निर्देशक कहते हैं। निर्देशक मतलब डायरेक्टर, इसे कोशिका का निर्देशक कहते हैं। यानी ये कोशिका को निर्देशित करता है, डायरेक्शन करता है। तो ये कोशिका का महत्वपूर्ण पार्ट हो गया, यानी कोशिका का महत्वपूर्ण पार्ट हो गया। अब हम यहाँ पे बात करें, ये क्या है, क्रोमेटिन धागों। इससे पहले हम बोलेंगे क्रोमेटिन क्या होता है। ये क्रोमेटिन धागा होता है, क्रोमेटिन। ये क्या होते हैं, ये हमारे धागे की नमा संरचना होती है। और जब हमारी कोशिका का विभाजन होता है तो क्रोमेटिन धागे क्या करते हैं, जैसे कोशिका बन के, जैसे ये मनुष्य है, मनुष्य में क्रोमेटिन, और दूसरा अगर मनुष्य आएगा मतलब उससे कोई मनुष्य पैदा होगा तो उसमें क्या होगा, किसकी संख्या आपकी बराबर होगी, गुणसूत्रों की संख्या बराबर होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव में, अगर हम लिखें, इसको लिखना चाहे तो प्रत्येक जीव में क्रोमोसोम की संख्या बराबर होगी। कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव में क्रोमोसोम जो होता, क्रोमोसोम इंग्लिश वर्ड है, गुणसूत्र हिंदी शब्द है। क्रोमोसोम की संख्या कैसी होगी, की संख्या बराबर होती है, अधिकांशता या बराबर होती है। जैसे मैं हूँ तो हमारे अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़ी, 46 जोड़ी। हमारा पुत्र पैदा होगा, उसके अंतर्गत अगर कोई विकार नहीं है तो उसको भी 23 जोड़ी गुणसूत्र होंगे। उसके अंतर्गत उसका बच्चा होगा, तो मतलब भैंस है, भैंस का जो बच्चा होगा उसमें गुणसूत्र की संख्या कैसी होती है, बराबर। अगर गुणसूत्र की बात करें तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या, यानी गुणसूत्र की संख्या, अगर मनुष्य की बात करें क्रोमोसोम, तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी। कैसी होती है, 23 जोड़ी। और आप लोग बखूबी जानते हैं 23 जोड़ी मतलब 46। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो भैया 23 जोड़ी, और कुल संख्या कितनी होगी, 46 होगी। अब गुणसूत्र क्या होंगे, थोड़ा इसके बारे में कि गुणसूत्र किसके किसके बने होते हैं। तो गुणसूत्र तुम्हारे बने होते हैं प्रोटीन के। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के, और डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए, अच्छा प्रोटीन कौन सा होगा, प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा भैया, हिस्टोन प्रोटीन से। और हमने बताया एंजाइम्स मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। और डीएनए में क्या उपस्थित है, डीएनए में अगर बात करें तो डीएनए में उपस्थित होते हैं तुम्हारे, उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित होते हैं, जीन। ठीक है, क्या उपस्थित होते हैं, और जीन उपस्थित होते हैं, जीन्स जिसे कहा जाता है। ठीक है, डीएनए में जीन्स उपस्थित होते हैं। अब जीन्स क्या करते हैं, यही आनुवांशिक पदार्थों को पीढ़ी दर पीढ़ी भेजने का कार्य करते हैं। ठीक है, कि जैसे आनुवांशिक पदार्थों को पीढ़ी दर पीढ़ी भेजने का कार्य करते हैं। जैसे मान लो हम कैसे हैं, स्पष्ट दिखाई देगा आपको, हम कैसे हैं, काले, या हमारी नाक कैसे, हमारे मुंह की बनावट कैसी है। तो इस चीज़ को मेरे पुत्र में, यानी पैतृक को और पुत्र में ट्रांसफ़र करने के लिए जीन्स उत्तरदायी होते हैं, और जीन्स बने होते हैं डीएनए से और डीएनए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि प्रोटीन्स, ऐसे हमारे बहुत सी फसलें होती हैं। जैसे आपका आया था कि बीटी बैगन, बैगन में पहले कीड़े पाए जाते थे बैगन के अंदर काटने से, तो बीटी बैगन का विकास हुआ। ठीक है, तो ऐसे आपके बहुत से बीटी कपास हुआ, गोल्डन राइस हुआ। तो ये इनमें क्या होता है, ये इसी तरीके से बनाए गए थे। अगर हम बात करें गुणसूत्र और क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा और आगे बताएं आपको, तो हम बताएंगे कि मनुष्य में अभी बताया था कि कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज 46। अब 23 जोड़ी में क्या क्या होगा, अब आप देखो, कुछ दो प्रकार के होते हैं, इन्हें कहते हैं, एक को कहते हैं आपका एलोसोम, इधर लिखते हैं, एक को कहते हैं एलोसोम, एलोसोम हिंदी में लिखते हैं एलोसोम। ठीक है, तो एक होते हैं आपके एलोसोम और एक होता है ऑटोसोम, ऑटोसोम, और ऑटोसोम और एलोसोम। ठीक है,
ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। और ऑटोसोम की बात करें तो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और टोटल 23 होते हैं। तो एक जोड़ी गुणसूत्र कैसे होते हैं? एलोसोम। ये जो होते हैं 22 जोड़ी गुणसूत्र, ये दिखाते हैं कि हम काले हैं तो हमारा पुत्र काला होगा। ठीक है, जो शरीर की बनावटी होती है वो आपके ऑटोसोम से जाती है। और एलोसोम ये जो होते हैं इन्हें कहा जाता है सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, सेक्स हार्मोन्स मतलब कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, तो सेक्स हार्मोन्स, तो इन्हें हम कह सकते हैं ये होते हैं एक्स 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 वाई। अगर एक्स एक्स होंगे जब बराबर होंगे तो क्या होगी आपके पता है? ये लड़कियों में यानी वुमेन में क्या होता है? एक्स एक्स। और एक्स वाई किसमें होता है? मनुष्य में। ठीक है, पुरुषों में क्या होते हैं? एक्स वाई के अंतर्गत आते हैं। तो आपने गुणसूत्र के बारे में देख लिया कि क्रोमोसोम केंद्रक क्या होता है। केंद्रक को डायरेक्टर कहते हैं। उसके आगे हमने केंद्रक के बारे में बता चुके हैं आपको। फिर केंद्रक के अंतर्गत क्या होता है कि ये कोशिका होती है, कोशिका के अंतर ये केंद्रक हो गया, केंद्रिका होगी, दिस इज सेंटर हो गया, और ये आपका हो गया क्रोमैटिन धागा। और क्रोमेटो धागा या क्रोमोसोम जब हमारा पुत्र पैदा होगा तो उसमें क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो समान रूप से वितरित होती है। अब हम आपको बताया था कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए होते हैं, जिसमें दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑटोसोम और नंबर 2 एलोसोम। ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। और एलोसोम की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी होती है। यानी कितने होते हैं? 2। अगर XX गुणसूत्र है तो क्या होगा? तो XX महिला और XY है तो क्या होगी तुम्हारी? पुरुष। अब यहाँ से ये बताओ DNA क्या होगा? अगर हम लिखें DNA, आप लिखें जीन। ठीक है, और आप लिख सकते हैं कि गुणसूत्र। तो DNA क्या होगा? ये आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसे हम क्या कहेंगे? आनुवांशिक पदार्थ। और ये आनुवांशिक पदार्थ हो गया। जीन क्या होती है? हमने क्या कहा? जीन छोटा होता है। DNA, मान लो ये आपका DNA है। ठीक है, गुणसूत्र है, DNA है, फिर उस पर चिपका होता है तुम्हारा गुणसूत्र। और इस गुणसूत्र पे मान लो ये DNA हो गया, ये गुणसूत्र, उसी में क्या हो जाएगा? ये जीन। तो ये क्या हो जाएगी? सबसे छोटी इकाई। यानी जीन आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है। इसे हम कहेंगे आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई। तो आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? जीन होगी। ठीक है, और तुम्हारा क्या हो जाता? आनुवंशिकता गुणसूत्र क्या होते हैं? ये आपके होते हैं आनुवंशिकता का वाहक। आनुवंशिकता वाहक। तो आपने समझ गया आप गुणसूत्र क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये आनुवंशिकता वाहक होते हैं। और इसमें लगा होता है डीएनए ये क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है। और जीन क्या होती है? आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, आपने गुणसूत्र देख लिया तो यहाँ तक आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट, जिसे हम कहेंगे ER यानी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ठीक है, यानी जिसे हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्म एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। इसे हम डिनोट करते हैं ER से, या हिंदी में इसे कहते हैं अंतः प्रदब्बी जालिका। जालिका का मतलब समझोगे आप, जाली के आकार की। ठीक है, मान लो ये एक कोशिका है पौधे की, और ये तुम्हारी पौधे की कोशिका में क्या होगा? सेंटर में क्या होगा? आपका केंद्रक। तो ये क्या करते हैं? ये जो अंतःप्रदब्बी जालिका है ये सेंटर को और कोशिका के आउटर पार्ट से जोड़ने का काम करती है। ये इस तरीके से आपको जोड़ने का काम करती है, और इसी को हम कहते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, यह एक तरफ
प्लाज्मा झिल्ली को, यह एक तरफ किसको, प्लाज्मा झिल्ली को, अच्छा वो प्लाज्मा झिल्ली को, तथा दूसरी तरफ केंद्रक को जोड़ने का कार्य करती है। केंद्रक को किसके जोड़ने का कार्य करती है। अगर इनकी बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज करता है पोर्टर। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन से हैं, पोर्टर इसके खोजकर्ता हैं। अरे इस क्या लिखा, टा सही ना, पोर्टर। इसके खोजकर्ता कौन है, पोर्टर। अब बताओ, एक तरफ झिल्ली से और दूसरा तरफ केंद्रक से जोड़ने का आकार। अगर मान लो यहाँ से ये ना होती तो ये जो कोशिका झिल्ली थी वो केंद्रक में चपक जाती आके, तो ये किस कार्य करती, जैसे हमारी हड्डी ना होती तो मांस और ये सब एक साथ हो जाता है ना, तो ये क्या करती है, इन्हें हम कंकाल कहा जाता है। ठीक है, अगर हम कहें इसे तो इसको क्या कह सकते हैं, इसे ये कोशिका के अंतर्गत उपस्थित होती हैं, इसलिए इनको कोशिका का कंकाल कहते हैं, कंकाल कहा जाता है। और कंकाल आप जानते होंगे कि अगर बायो के लैब में जाओगे तो मनुष्य एकदम कंकाल ही कंकाल, उसका स्ट्रेचर बॉडी खड़ी रहती है। ठीक है, इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। अच्छा, ये दो प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक चिकनी सतह की और एक आपकी खुरदरी सतह द्वारा। तो ये लिखा है चिकनी सतह एवं खुरदरी सतह का रेटिकुलम, मतलब ER सतह वाला ER, और ये तुम्हारा हो जाएगा खुरदरी सतह का अंतःप्रदब्बी जालिका। चलो अब इसके बारे में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। ये तुम्हारा किसका निर्माण करती हैं, ये तुम्हारे लिपिड। ठीक है, ये तुम्हारे किसका निर्माण करती हैं, ये लिपिड का निर्माण करती हैं। ठीक है, लिपिड संश्लेषण करती हैं। ठीक है, और अगर इनकी बात की जाए तो ये विभिन्न प्रकार से, जो खुरदरी होती हैं ये विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स का निर्माण करती हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम किसी कोशिका के, किसी, मान लो ये कोशिका है तो किसी कोशिका को एक तरफ केंद्रक से तथा दूसरी तरफ किसको, प्लाज्मा झिल्ली से बांधे रहती हैं। इस कारण इसे हम कोशिका का कंकाल कहते हैं, तथा इसकी खोज किसने की, इसकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, कोशिका का कंकाल कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, चिकनी सतह की कोशिका वो एंडोप्लाज्म अंतःप्रदब्बी जालिका, और खुरदरी सतह की। जो खुरदरी सतह की होती है ये तुम्हारे प्रोटीन्स के निर्माण में सहायता करती है, और ये आपके लिपिड संश्लेषण में इकट्ठा करने में तुम्हारी सहायता करती है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं राइबोसोम आगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे आपका राइबोसोम। तो देखेंगे आप राइबोसोम। ठीक है, आज हमने जो पढ़ा है आपका उसको इस पर रिवाइज करना, और एक दो बार वीडियो ज़रूर देखो, आपको सही से समझ में आएगा। तो दोस्तों आपसे एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ शेयर द वीडियो। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसको आप सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आप भी करें अपने दोस्तों की। अगर आप इस फैमिली को बड़ा करेंगे, आप चाहेंगे तो तभी फैमिली बड़ी होगी। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करेंगे तो ये ज़्यादातर बच्चों में जाएगी, तो कुछ अगर हमारे पढ़ाने में कुछ गलतियां होंगी, पहली बात तो 100% गलती हो ही नहीं सकती है। हम अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, यानी अगर कोई पढ़ाने का तरीका सही नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पर पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो ये फैमिली ग्रो करती चली जाएगी, और हमें भी उससे एनर्जी मिलती रहेगी। तुम अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहें। तो आज के लिए नमस्कार। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।